अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा जो अपना ये था व्हाट वी से वॉल्श इंडेक्स नंबर देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज देखी। क्या क्या देखा था हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में? अपना जो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे उसके बेसिस पे वो भी हम लोगों ने देखे थे। ओके, अभी आज थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ओके, अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में डायरेक्टली टॉपिक पे स्टार्ट नहीं करूंगी मैं, थोड़ा सा उसका यूज बताऊंगी। अगर हाँ मिसलेनियस के थ्रू एक बार जाओ 5.2 एक्सरसाइज के बेसिस पे जो भी कोई क्वेश्चंस है जिसमें सपोज तुम लोगों को डाउट आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल टेक दैट ड्यूरिंग द लेक्चर ओनली। ओके, सो दैट सबको समझ में आ जाएगा। सो कुछ डिफरेंट टाइप तुम लोगों को मिलता है जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसके बेसिस पे, तो लेट मी नो, हम लोग वो क्लास में इंक्लूड कर देंगे। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग विद कॉस्ट ऑफ लिविंग, यस आई रिमेम्बर वन थिंग। किसी ने तो मुझे कल डाउट पूछा था अबाउट दिस एक्सपेंशन, a plus b square equal to a minus b square plus 4ab. okay, this was the doubt. So इसको मैं पहले डिराइव करती हूँ, इट इज जस्ट एन अलजेब्रा पार्ट बट स्टिल यू शुड नो। ओके, सो वो डाउट के वजह से पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, सो यस, देखो अभी a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो व्हाट आई एम हैविंग फ्रॉम दिस, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो माइनस 2ab हो गया, माइनस 2ab हो गया, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई एम गेटिंग। ओके, आई एम गेटिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ same way I am having another formula, that is a minus b whole square. What is that? A square minus 2ab plus b square. Okay, this is another formula. From this again I can extract what? I can extract a square plus b square. Okay, I can extract a square plus b square. So what I'm getting, yes, I'll transfer this minus 2ab on left hand side. What I will get, a minus b whole square plus 2ab equal to a square plus b square. Okay, so I am having this thing and this thing. So if I look at this equation and if I look at this equation, what can I say? I can say that my RHS is what? Same. If my RHS is same, I can equate LHS. I can equate LHS. So I am equating LHS. What is happening? A plus b whole square minus 2ab equal to a minus b whole square plus 2ab. Yes, now I'll shift this minus 2ab on this side. What will I get? I will get a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus 2ab. Minus 2ab इस साइड आया, it would be plus. So क्या हो गया फिर मेरा आंसर? a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus 4ab. Okay, so this is my formula. So I hope it is cleared now. Okay, so अब चलते हैं अपने cost of living index number पे. So no need to do this. Okay, अब चलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में सबसे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताऊंगी। क्या बैकग्राउंड है देखो यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जब आया था, एक्चुअली वो आया 2012 में। क्यों आया? तो इट विल टेल यू अबाउट इन्फ्लेशन बताता है वो, उसके बाद फिर वो डियरनेस अलाउंस बताता है, उसके बाद वो परचेसिंग पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसके काफी सारे एप्लीकेशंस है। जैसे मैंने तुम लोगों को राइट फ्रॉम दी फर्स्ट क्लास एक चीज बताई है कि जो इंडेक्स नंबर्स हम लोग सीख रहे हैं इसका मेजर एप्लीकेशन सीपीआई में आता है। सीपीआई बहुत बार मैंने बोला। अब वो सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको और एक नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इसको और एक नाम है जनरल इंडेक्स नंबर। ये जनरल इंडेक्स नंबर यूजुअली कभी बोलते नहीं है, बट यस इट इज मेंशन्ड इन योर नोट टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो यू शुड नो दिस। सो ये है तुम्हारा सीपीआई।
इसको क्या बोलते हैं, CLI भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो इसके एप्लीकेशंस जो है यूजुअली इन्फ्लेशन का रेट फाइंड आउट करने में ज्यादा यूज होता है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ मैं। अभी बैकग्राउंड एज इन व्हाट, यस, पहले जो था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर नहीं देखते थे पहले, मतलब ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2011 एंड 12 अगर तुम बात करोगे, so we were considering WPI. WPI is what? Wholesale Price Index. And जब WPI तब तक था, उसके बाद अपना एक चेन रहता है, यस, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है होलसेलर एंड देन रिटेलर, है ना, ये एक चेन रहता है अपना। तो इस केस में क्या है, तो वो लोग क्या करते थे कि भाई यहाँ का जो प्राइसेस है, यहाँ की जो प्राइसेस है उसको एनालाइज करके वो लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते थे। ओके, बट जब आरबीआई ने 2012 में डिसीजन चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई ये जो प्राइस चेंजेस में होलसेल पे देख रहे हैं हम लोग, उससे अच्छा इफ आई calculate those price changes at retailer part as in retail price changes, उस केस में मुझे ज्यादा आइडिया आ जाएगा इन्फ्लेशन का। ओके, मतलब फॉरेन कंट्रीज में यहाँ पे ही होता था, हमारे यहाँ पे होलसेल प्राइस पे होता था। तो हुआ ये कि उन्होंने क्या किया, रिटेल प्राइस पे बाद में करना स्टार्ट किया, मतलब कब, 2012 में। अब ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, ये सब तुम लोग मोस्टली इकोनॉमिक्स में कवर हो जाएगा, बट जस्ट एक आइडिया देना है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो रिटेल प्राइसेस का जो चेंज है, मतलब सीपीआई, पहले था डब्ल्यूपीआई, 2012 में सीपीआई आया, वो उसने कौन से प्राइसेस का चेंज कंसिडर किया, रिटेल प्राइसेस का चेंज कंसिडर किया। ओके, तो 2012 सीपीआई की बात करेंगे तो 2012 सीपीआई के लिए बेस ईयर हो गया, क्योंकि वो लॉन्च 2012 में हुआ था। सो फॉर माय सीपीआई 2012 इज व्हाट, माय बेस ईयर। सो 2012 में सीपीआई का वैल्यू क्या कंसिडर करते थे, 100, बेस ईयर का क्या कंसिडर करेंगे, 100, बिकॉज सीपीआई इटसेल्फ लॉन्च हुआ 2012 में। तो बेस जो है वो बेस हम लोग कितना कंसिडर करते हैं, 100। अभी पहले क्लास से हम लोग यही सीखते हैं इंडेक्स नंबर्स में, क्या सीखते हैं कि भाई जो मेरा यस, हाँ, क्योंकि कंज्यूमर को, रिटेलर जो प्राइस में बेचेगा वही प्राइस में कंज्यूमर को मिलेगा ना रे, दैट इज व्हाई इट इज कंज्यूमर। ओके, सो रिटेलर जो प्राइस में बेचेगा वही प्राइस कंज्यूमर को, मतलब रिटेलर वाली प्राइस जो है वो मार्केट में दिखने वाली है ना कि होलसेलर वाली प्राइस, दैट इज व्हाई इट इज कंज्यूमर। ओके, सो 100 मैंने बेस कंसिडर किया, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, वाई बेस 100 क्यों कंसिडर किया, बिकॉज 2012 में वो लॉन्च हुआ, इसलिए 100 इज माय बेस सीपीआई फॉर दिस 2012। सो दैट इज द जनरल आइडिया बिहाइंड दिस। अब डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई का तुम लोग अगर वैल्यूज कंसिडर करोगे ना, तो you'll get large difference. I mean, सी, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, ऑल पर्पज इंडेक्स नंबर कोई होता नहीं है। It depends on the category in which you are studying or in which you are analyzing something. जैसे कि मान के चलो मुझे फूड में देखना है, फूड में डब्ल्यूपीआई मैंने चेक किया, सीपीआई मैंने चेक किया। डब्ल्यूपीआई तुम लोगों को अलग मिलेगा, सीपीआई तुम लोगों को अलग मिलेगा फूड में। ऐसा क्यों? तो होता ऐसे है, हम लोगों ने वेट्स देखा है, वेट्स का कंसेप्ट देखा है। वेट्स का कंसेप्ट क्या बताता है, वेट्स का कंसेप्ट बताता है कि भाई वेट जो है वो इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर है। तो डब्ल्यूपीआई के केस में जो मेरा फूड का जो वेट रहेगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम माय सीपीआई वाला पार्ट। सीपीआई में फूड का वेट जो है अलग है, डब्ल्यूपीआई में फूड का जो वेट है वो अलग है। अगर तुम लोग थोड़ा सर्च करोगे ना, तो डब्ल्यूपीआई में तुम लोगों को सिर्फ वो लोग ना गुड्स कंसिडर करते हैं, और सीपीआई के कैलकुलेशन में वो गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर करते हैं। अब ये सब चीजें तुम लोग इकोनॉमिक्स में सीखोगे, डिटेल में सीखोगे। ओके, सो गुड्स कंसिडर करते हैं, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर करते हैं। और जो वेटेजेस है ना, वो वेटेजेस डिफरेंट है। जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल अगर मैंने लिया, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को वेट दिया है 64% का, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को
मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज तो पता नहीं है, आई गेस मैंने कहीं पे तो नोट किया होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को एक्चुअली मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसका, बट इट इज लेस देन 64%। इट इज व्हाट? लेस देन 64%। तो हुआ क्या है, अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मेरा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो which index number will give me better idea about manufacturing products? Obviously WPI, क्योंकि WPI जो है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ज्यादा वेट देता है। बट सीपीआई में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को दिया हुआ वेट जो है इट इज लेस देन 64%। आई गेस इट इज 40-50 ऐसे कुछ तो वैल्यू है उसका सीपीआई में। सो it will depend on for which thing I am analyzing, for which area I am analyzing, it will depend on that. अगर तुम मिल्क की बात करोगे, ओके, तो मिल्क सीपीआई के केस में उसको जो वेटेज दिया है वो अलग है, डब्ल्यूपीआई के केस में उसको जो वेटेज दिया है वो अलग है। इसलिए डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस, डिपेंडिंग ऑन द वेटेजेस, आई विल गो विथ ईदर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ओके मैंने क्या क्या बेसिक आइडिया बताया, एक बार फिर से रिकैप करती हूँ मैं। क्या क्या बताया मैंने? यस मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई टॉट यू फर्स्ट, पहले मैंने तुम लोगों को दो चीजें बताई, एक होता है डब्ल्यूपीआई, एक होता है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, होलसेल प्राइस जो है वो कंसिडर करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है, होलसेल प्राइसेस। जैसे अपना चेन है ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर। ओके ऑब्वियसली रिटेलर वाला जो प्राइस है वो मार्केट में दिखेगा हमें। तो आरबीआई ये जो है डब्ल्यूपीआई यहाँ तक करती थी। 2012 के टाइम पे क्या हो गया, उनको ऐसे लगा कि भाई जो गवर्नर आया उस टाइम पे, उनको ऐसे लगा कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, जो रिटेल प्राइस जो है, क्यों ना हम उसको कंसिडर करें, क्योंकि कंज्यूमर की तरफ क्या हो रहा है वो मुझे पता चलना चाहिए। क्योंकि इन्फ्लेशन जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली उसी बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो कंज्यूमर की तरफ क्या चल रहा है, वहां पे क्या प्राइस चेंजेस हो रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि होलसेलर लेवल पे। तो दैट इज व्हाई व्हाट दे डिड, दे कंसिडर्ड द रिटेल प्राइसेस फॉर दोस पर्टिकुलर कमोडिटीज डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया इन विच दे वांट टू स्टडी। तो इसीलिए फिर सीपीआई का कंसेप्ट सामने आ गया जो फॉरेन कंट्रीज में यूज होता था। ओके तो 2012 में वो लॉन्च हो गया, इसलिए 2012 इज माय बेस ईयर फॉर दोज सीपीआईज। तो 2012 मेरा बेस ईयर है, तो 2012 को मैं क्या लूंगी, 100 लूंगी। सो जो भी कंपैरिजन होगा दैट वुड बी विथ रिस्पेक्ट टू दैट 100। ओके सो जैसे कि मान के चलो 2013 में सीपीआई मुझे मिला 110, तो कितना परसेंट राइज हुआ, 10% राइज हुआ। क्या बोला मैंने, 2013 में मुझे सीपीआई मिला 110, कितना राइज हुआ भाई, 10% राइज हुआ। परसेंट क्यों बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि ये क्या है, 100 है। समझ में आ रहा है? यस क्या है वो, 100 है। दैट इज वाई व्हाट इज हैपनिंग, यस व्हाट आई एम सेइंग दैट राइज इज व्हाट 10%। ओके अब आते हैं दूसरे पोर्शन पे। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि डब्ल्यूपीआई में यूजुअली सिर्फ गुड्स कंसिडर किए थे उन लोगों ने, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड किए। ओके थोड़ा डीप में पढ़ोगे बाद में, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडिया बिहाइंड दैट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसमें बहुत सारी लिस्ट है, तुम लोग देखोगे फ्यूल्स आते हैं इसमें, फ्यूल का एग्जैक्ट वेटेज अगर तुम लोग को एग्जैक्ट प्राइसेस मिल जाएंगे वैसे बाद में। प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं इसमें, प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स मतलब रॉ मटेरियल अपना। इसमें क्या क्या आता है तुम्हारा, जनरल फूड एंड बेवरेजेस आएंगे, उसका अलग वेटेज रहेगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे फ्यूल एंड पावर आएगा, उसका अलग वेटेज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टोबैको वगैरह वो सब चीजें आएगी, उसका अलग वेटेज रहेगा। तो यहाँ पे जो अपने कमोडिटीज है उनका जो सेक्शन है वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे क्या है छोटा सेक्शन है डब्ल्यूपीआई में। तो इसलिए सीपीआई को ज्यादा हम लोग कंसिडर करते हैं, सीपीआई को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया बाद में लोगों ने। सो these are the things related to your CPI and this thing. Yes मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या फिर से, just wait I'll put yes so basically CPI क्या है,
इट इज कॉस्ट ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो कॉस्ट ऑफ बाइंग मतलब रिटेलर साइड पे हम लोगों ने रिटेलर वाला प्राइस कंसिडर किया, मुझे पता चला कि भाई कंज्यूमर कितने में वो पर्टिकुलर चीज ले रहा है, पर्टिकुलर की चीज बाय कर रहा है, मुझे पता चला अभी। ओके, अभी सपोज मैं गई पुणे सिटी में, तो यहाँ पे जो मेरा सपोज मान के चलो अपना जो ये है बुक्स, नोटबुक्स, उसका जो प्रपोर्शन होगा, उसका जो कंजम्पशन होगा, that will be larger in Pune city. If I go to your something उस्मानाबाद वगैरह या फिर कहीं और ऐसे एकदम एकदम गांव है जहाँ पे ऐसे रूरल एरियाज में गई मैं, वहां पे कंजम्पशन क्या मिलेगा, डेफिनेटली कम मिलेगा, है ना। तो मे बी बुक्स का जो इम्पोर्टेंस है, दैट इम्पोर्टेंस पुणे सिटी में ज्यादा है और अपने इसमें रूरल एरियाज में कम है। तो इसकी वजह से जो तुम्हारा सीपीआई जो है, वो सीपीआई अलग अलग जगह पे कैलकुलेट करते हैं लोग, मतलब दैट इज सीपीआई फॉर रूरल एरियाज, सीपीआई फॉर अर्बन एंड सीपीआई फॉर कंबाइंड। ये पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तुम लोग देखो स्टेट वाइज सीपीआई ऐसा कुछ फाइल एक बार सर्च करो गूगल पे, तुम लोगों को कैसे ना ये मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वहां पे तुम लोगों को ना हर एक स्टेट वाइज सीपीआई का इस तरीके से क्लासिफिकेशन दिखेगा। मतलब कैसे होता है, देखो सपोज मैंने फूड्स एंड बेवरेजेस लिए ना, तो फूड्स एंड बेवरेजेस में वो लोग ऐसे 3 कॉलम करते हैं, सीपीआई रूरल, सीपीआई योर अर्बन एंड सीपीआई योर कंबाइंड। वैसे ही फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड। देखो एक बार सर्च करके स्टेट वाइज सीपीआई वैल्यूज, यू विल गेट दिस थिंग्स। तो इस तरीके से सीपीआई पे वर्क करते हैं। ये पूरा जनरल नॉलेज था, दिस वाज नथिंग टू डू विद योर सिलेबस, ओके, दिस वाज कंप्लीटली जनरल नॉलेज। सो अब चलते हैं सीपीआई का, सीपीआई कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, सीपीआई का स्टेप वाइज कंस्ट्रक्शन, सीपीआई बेसिकली कैसे बनता है। ओके, सीपीआई का कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। सीपीआई के केस में सबसे पहला स्टेप जो है, दैट शुड बी योर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, दैट शुड बी योर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। अभी ये क्यों जरूरी है, एक बार ध्यान दो। पहला क्राइटेरिया क्या था, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। तो ये चीज जो है ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, बट हमें तो देखो सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व करने, बेसिकली नथिंग एल्स। अगर जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करना होता ना, तो फिर मैं सीधा फॉर्मूला लिख देती और फिर मिल गया तुम्हारे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। बट थोड़ा अंडरस्टैंड करो सीपीआई कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेप्स कौन से जरूरी है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस बेस ईयर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो बेस ईयर का सिलेक्शन 2 तरीके से होता है। पहले तो तुम लोग फिक्स्ड बेस ईयर कंसिडर करो, फिक्स्ड बेस ईयर मतलब मेरे केस में क्या है 2012, आई विल गो फॉर 2012 फिक्स्ड बेस ईयर, जो भी मेरा चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा। दूसरा कैटेगरी होता है चेंजिंग बेस ईयर। अब ये क्या चीज है भाई, ये हम लोगों ने कभी सुनी नहीं है। जैसे कि देखो अभी सामने ध्यान दो क्या है, देखो सपोज सीपीआई अपना 2012 में 100 है, 2013 में इट इज 110, 2014 में इट इज मान के चलो 130। तो 2012 को अगर मैंने बेस कंसिडर किया तो उसके रिस्पेक्ट में 2013 में कितना राइज हो रहा है, 10% राइज हो रहा है। लेकिन अगर मैंने 2013 को बेस कंसिडर किया, व्हाट आई एम सेइंग अगेन, आई एम रिपीटिंग, पहले मैंने 2012 एंड 13 में क्या किया, 2012 को बेस कंसिडर किया। 2012 को अगर मैंने बेस कंसिडर किया, 2013 में कितना राइज हो रहा है, 10% राइज हो रहा है। लेकिन अगर मैंने 2013 को बेस कंसिडर किया एंड मुझे फाइंड आउट करना है 2014 का राइज, क्या करेंगे हम लोग, ये राइज मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब 2014 में क्या चेंज हुआ है, इसके लिए मैंने बेस ईयर किसको लिया, मैंने बेस ईयर लिया 2013 को। 2013 में कितना राइज हुआ है, उसके लिए मैंने बेस ईयर किसको लिया, 2012 को लिया। लेकिन 2014 में कितना राइज हो रहा है, उसके मैंने बेस ईयर कौन सा लिया, 2013 लिया। तो ये हो गया चेंजिंग बेस ईयर।
तो देखते कितना परसेंट राइज हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी है ना। यस, कितना परसेंट राइज हो रहा है हमें फाइंड आउट करना है। देखो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज राइज इन 2014 विथ रिस्पेक्ट टू 2013 कैसे कैलकुलेट करेंगे। चेंज कितना हो रहा है, वैल्यू का चेंज कितना है, वैल्यू का 130 एंड 110 दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 का। वैल्यू का चेंज मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 20 का। सो दैट इज 20। बेस कितना है मेरा, 110 into 100, क्यों into 100, बिकॉज इट इज परसेंटेज राइज, है ना। तो हमेशा याद रखो परसेंटेज राइज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, 13 के रिस्पेक्ट में, है ना, इंटू 100, क्यों इंटू 100, बिकॉज मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो कितना आया ये 200 अपॉन 11, तो कितना आता है ये, 11 1 जा 11, नीचे आया 9, 11 8 जा 88, then I got 2, then I am taking it as 11 1 जा 11, 88, so it will be 18.18 something something. ओके, सो ये हो गया उसका राइज किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में, 13 के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया चेंजिंग बेस ईयर। तो इस तरीके से बेस ईयर चेंज करके वो लोग एनालिसिस करते हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। अब ये भी डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन देयर एनालिसिस, मुझे 2012 के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना है या फिर 2013 के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, सो दैट इज द सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। अब दूसरा अपना क्राइटेरिया है, सेकेंड क्राइटेरिया इज, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी तुम लोग एक्चुअली रेफर कर सकते हो, शायद टेक्स्ट बुक अभी तक मार्केट में सच में आने चाहिए थे पर अभी तक नहीं, पता नहीं। हाँ, अब चलते हैं, दूसरा होता है चॉइस ऑफ कमोडिटीज। चॉइस ऑफ कमोडिटीज क्यों जरूरी है, सामने ध्यान दोगे। हाँ, अभी अर्बन एरियाज में गए तो अर्बन एरियाज में मे बी कोई कमोडिटी का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, जैसे मैंने बुक्स का बोला, बुक्स का कंजम्पशन अर्बन एरियाज में ज्यादा हो रहा है, रूरल एरियाज में उसका कंजम्पशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द पर्पस commodities will be chosen. Depending on the purpose, commodities will be chosen and CPI will be calculated for those commodities. And CPI will be calculated for those commodities. Getting my point? Okay. So that was your second point, that is choice of commodities. अब चलते हैं prices का collection. That is selection of prices. प्राइसेस के सिलेक्शन में क्या है, देखो अभी एक चीज हम लोगों ने देखी थी, WPI एंड CPI, मतलब होलसेल प्राइस लेना है या फिर रिटेल प्राइस लेना है, होलसेल प्राइस लेना है या फिर रिटेल प्राइस लेना है, उस पर डिपेंड करेगा मेरा सिलेक्शन ऑफ प्राइस। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला, क्या बोला था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का वेट WPI में ज्यादा कंसिडर किया जाता है देन योर CPI। तो मुझे अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो वेयर आई विल लुक एट होलसेल प्राइसेस, आई वोंट लुक एट रिटेल प्राइसेस, दैट इज द थिंग। सो ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर तुम लोगों को कहीं पे नहीं मिलेगा, यू हैव टू चेंज योर इंडेक्स नंबर एज पर योर पर्पस, एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो दिस इज योर सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस। फोर्थ क्राइटेरिया हमारे पास है, मैंने एक्चुअली लिख के रखा था, फोर्थ क्राइटेरिया इज योर चॉइस ऑफ एवरेज। यस, चॉइस ऑफ एवरेज। अभी एवरेज क्यों चाहिए भाई, एवरेजेस के भी टाइप्स होते हैं, पता है कि तुम लोगों को एवरेजेस के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज योर अपना अरिथमेटिक और दूसरा रहता है अपना ज्योमेट्रिक। दोनों भी हम लोगों ने देखे हैं, कहाँ पे देखे हैं, यस, डॉर्बिश बोले, याद है डॉर्बिश बोले क्या करता है, डॉर्बिश बोले अरिथमेटिक एवरेज लेता है, और तुम्हारा ज्योमेट्रिक ये अपना कॉन्फिशर क्या करता है, ज्योमेट्रिक एवरेज लेता है। सो डिपेंडिंग ऑन विच एवरेज आई हैव टू टेक,
that will also select my index number. मतलब मुझे एक्चुअली यहाँ पे कौन से एवरेज की जरूरत है, उस पे भी तुम्हारा इंडेक्स नंबर का सिलेक्शन रहता है. यूजुअली ज्योमेट्रिक पे, एक्चुअली ज्योमेट्रिक थोड़ा डिफिकल्ट टू कैलकुलेट होता है, तो ज्योमेट्रिक से ज्यादा वो अरिथमेटिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सिंप्लिसिटी है, ये बात होती है. ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट इज योर चॉइस ऑफ वेट्स. अगेन चॉइस ऑफ वेट्स मतलब अर्बन एरिया में किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रूरल एरियाज में किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पर डिपेंड करेगा चॉइस ऑफ वेट क्या लेना है मुझे. ओके, सो दीज आर जस्ट थ्योरी पार्ट, बट आई थॉट आई शुड डिस्कस दीज थिंग्स विथ यू. That is why I am discussing these things. Okay, so this is the way we go for the construction of the steps of your index numbers. Okay, so अभी चलते हैं इसके छोटे छोटे एप्लीकेशंस पे. मैं जस्ट एक बार एप्लीकेशन तुम लोगों से डिस्कस कर दूंगी, तुम लोग देख लेना फिर कैसे कैसे यूज करना है तुम्हारी डेली लाइफ में. ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन. इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करता है ये. इट कैलकुलेट्स इन्फ्लेशन रेट. कैसे कैलकुलेट करता है देखो, अभी भी मैंने तुम लोगों को कुछ परसेंटेज का वैल्यू बताया था. ओके, सो उसी बेसिस पे इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला बनता है. जैसे मान के चलो नेक्स्ट ईयर का सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, माइनस लास्ट ईयर का सीपीआई अपॉन लास्ट ईयर का सीपीआई इंटू 100. ओके, ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूं मैं, अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये सब चीजें तुम लोग इन इकोनॉमिक्स में अच्छे से सीख लोगे. सो नेक्स्ट ईयर का सीपीआई माइनस लास्ट ईयर का सीपीआई अपॉन लास्ट ईयर का सीपीआई, दिस विल गिव मी इन्फ्लेशन रेट. जैसे कि मान के चलो सपोज मेरा अभी नेक्स्ट ईयर का जो सीपीआई है मान के चलो दैट इज 121, लास्ट ईयर का सीपीआई था मान के चलो मेरा 118, तो लास्ट ईयर का सीपीआई 118, मतलब जैसे मान के चलो 2012 है और 13 है एंड 2014 है. 13 में मेरा सीपीआई है 118 एंड 14 में मेरा सीपीआई है 121. तो इन्फ्लेशन रेट कैसे निकलेगा, करंट नेक्स्ट ईयर का मतलब अभी हम करंट ईयर का बोल सकते हैं चाहे तो तुम लोग उसको, अगर थोड़ा स्पेसिफिक चाहिए तो करंट ईयर का सीपीआई 2014 के लिए मुझे इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है ना. 2014 के लिए इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है, तो इन्फ्लेशन रेट 2014 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है. तो करंट ईयर क्या हो गया, करंट ईयर हो गया 2014. तो करंट ईयर का सीपीआई कितना लिया मैंने 121, और लास्ट ईयर मतलब उसके पहले वाला 13 वाला, सो इट इज व्हाट 118 अपॉन 118 इंटू 100 बिकॉज मुझे परसेंटेज चाहिए. तो कितना आता है ये 121 एंड 118 कितना हो गया, डिफरेंस 3 का हो गया, 118 इंटू 100. सो कितना आता है फिर ये 118, इट विल बी योर 3 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100. Yes, 2.54. This is 2.54%. Yes, किसी को पता है कि एक आइडियल वैल्यू क्या है इन्फ्लेशन रेट की? Anybody knows this? Yes, अगर पता है तो भाई चैट बॉक्स में बोल दो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. आइडियल वैल्यू इन्फ्लेशन की कितनी होती है पता है तुम लोगों को? आरबीआई ने बोला है कि भाई इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए. इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है? इट इंडिकेट्स, आई मीन इट इज इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमी, गुड इकोनॉमी. इन्फ्लेशन अगर तुम्हारा उस वैल्यू तक आता है तो वो वैल्यू क्या है पता है किसी को? इट इज अबाउट 4%. इट इज अबाउट 4%. तो ये सब चीजें तुम लोग सीखोगे, लेकिन मुझे बस बताना था तुम लोगों को कि इस तरीके से पढ़ाई करो, इस तरीके से पढ़ाई करो यार. ऐसा नहीं है कि भाई तुम लोग अभी देखो, कभी भी लर्निंग प्रोसेस होता है ना, वो वन डायमेंशनल नहीं होता है. जैसे कि मान के चलो सपोज मैंने बोला कि भाई तुम्हारा अभी तुम लोग मैथ्स करो, तुम्हारा मैथ्स अच्छा होगा, तो तुम लोग बोलोगे हमें तो मैथ्स है ही नहीं आगे. तो ऐसे सोचोगे तो दैट विल बी योर वन डायमेंशनल लर्निंग. कभी भी तुम कोई भी सब्जेक्ट सीखते हो ना, तो इट इज सभी डायमेंशन से तुम्हारी प्रोग्रेस होती है. रिमेम्बर,
एक ही डायमेंशन में प्रोग्रेस नहीं होती। मैथ्स सीखोगे तो सिर्फ मैथ्स में प्रोग्रेस नहीं होती, तुम्हारा एनालिटिकल माइंड बढ़ेगा, तुम्हारा लॉजिक बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेगी। तो इस वजह से तुम्हारा जो प्रोग्रेस होगा वो 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल होगा। रिमेम्बर दिस थिंग, ओके। सो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहो। देखो आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तब भी मुझे लगा तो तुम लोग मुझे सिखाओगे कॉमर्स, मुझे ही सिखाना पड़ रहा है, ओके। चलो, सो लेट्स मूव टू नाउ आवर एक्चुअल सिलेबस वाला पार्ट। सॉरी, एक ही एप्लीकेशन हो गया ना हमारा, यस, इन्फ्लेशन रेट। सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं ना। सेकंड एप्लीकेशन विल बी योर, यस, तुम लोगों ने सुना है डीए देते हैं। डीए क्या होता है? डीए डियरनेस, पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा तुम लोगों ने, डियरनेस अलाउंस। ये डीए क्या चीज है? देखो, अभी मैं दो चीजें, हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेम्बर। इस किसी ने तो मुझे डाउट भी पूछा था, आई विल टेक दैट एग्जांपल ओनली। सपोज मेरे पास दो ईयर है, 1993 एंड 1997। सपोज यहाँ पे अपना सीपीआई जो था वो 100 था। सपोज सीपीआई 1993 में 100 नहीं हो सकता, मैंने बताया तुम लोगों को। कब आया वो? 2012 में, तो 2012 को 100 लेते हैं हम लोग। 1997 में मान के चलो 120 हो गया, ओके। तो 1993 में 100 है, 1997 में 120 है। अभी किसी बंदे की सैलरी यहाँ पे 800 थी, याद आ रहा है एग्जाम्पल? फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था कुछ तो भी। सेकंड मतलब 1997 में उसके ओनर ने बोला कि भाई मैं तुझे 800 का सैलरी नहीं दूंगा, चल मैं तुझे बढ़ा के देता हूँ, 850 देता हूँ। वो बोलेगा बड़ी मेहरबानी की मुझ पे, है ना? क्यों? देखते हैं ना अभी। 100 एंड 120, यहाँ पे सीपीआई मेरा बढ़ गया है 100 to 120। भाई तू मुझे 850 की सैलरी देता है, ऐसे कैसे चलेगा? कितनी देनी चाहिए उसने? 100 का 20, मतलब मैंने बताया था यूनिटरी मेथड, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 800 into 120 upon 100, this will give me my box का value, actual value that he should give me, okay। so कितना आता है ये? 960। भाई तू कितना दे रहा मुझे? 850 दे रहा। तो 960 माइनस 850, ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज योर डियरनेस अलाउंस। तो तुम्हारा सीपीआई डीए का डिसीजन लेने में मदद करता है। डियरनेस अलाउंस जो दिया जाता है एम्प्लॉइज को, वो फाइंड आउट करने में तुम्हारा सीपीआई तुम लोगों को हेल्प करता है, ओके। तो वेजेस डिसाइड करने में भी हेल्प करेगा, यस। जैसे यहाँ पे अभी इसी बंदे को अगर पता होता कि भाई सीपीआई जैसी भी कोई चीज होती है, तो वो क्या बोलेगा कि तू मुझे, मेरे वेजेस कितने हैं अभी? 800 है, तू मुझे 850 देने के बोल रहा है, तूने मुझे कितने देने चाहिए? 960 देने चाहिए। चल ठीक है, तो 900 तो दे दे भाई मुझे, यस। सो वेजेस के डिसीजन में तुम्हारा सीपीआई हेल्प करता है, ओके। दूसरा आता है तुम्हारा परचेसिंग पावर। परचेसिंग, इसको मैं थोड़ा सा डीप में नहीं बोलूंगी बिकॉज अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये उसका फॉर्मूला होता है। कहां से आया फॉर्मूला बताती हूँ मैं। देखो, परचेसिंग पावर मतलब क्या है बेसिकली। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रखती हूँ। सपोज अभी मैं 2 रुपए में, सॉरी 2 रुपए नहीं लेते, 1 रुपए लेता है। 1 रुपए में सपोज मैं एक पेंसिल परचेस कर रही हूँ, 1993 लेते हैं। इन 1993, in 1 rupee, I am purchasing 1 pencil. Yes, I am purchasing 1 pencil. तो मुझे बताओ, क्या ये पेंसिल मुझे 1 रुपी में ही मिलेगी? क्या ये पेंसिल 1 रुपी में ही मिलेगी? नहीं, 1 रुपी से ज्यादा लगेगा। इन 1997 it will be more than 1 rupee. It will be more than 1 rupee, है ना? So क्या हो गया रे? 1 रुपी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। 1 रुपी का वैल्यू कम हो गया, है ना? अब उल्टा सोचते हैं। अब देखो क्या बोल रही हूँ मैं। सपोज 2020 में मैं एक लेट्स से कैंडी परचेस कर रही हूँ 1 रुपी में।
एक कैंडी का परचेस कर रही हूँ 1 रुपी में, वो मैंगो बाइट, कच्चा मैंगो बाइट वगैरह आता है ना, सपोज उस टाइप का कुछ है, वो मैं 1 रुपी में परचेस कर रही हूँ। अभी आते हैं 1998 में, क्या मुझे सेम कैंडी के लिए 1 रुपीज देने की जरूरत है? मे बी नहीं, मे बी मुझे वो 75 पैसे में ही मिलती होंगी, है ना? समझ में आ रही है बात? यहाँ पे क्या किया मैंने, 1993 में 1 रुपी में मैंने एक पेंसिल परचेस की। 1997 में मुझे सेम पेंसिल 1 रुपी में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, मोर देन 1 रुपी लगेगा मुझे। लेकिन अगर मैंने उल्टा सोचा, 2020 में एक कच्चा मैंगो बाइट का जो कैंडी है वो मुझे मिल रहा है 1 रुपी में, तो 1998 में सेम कैंडी मुझे 1 रुपए में तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, मुझे लेस देन 1 रुपए में मिलेगा, मतलब 75 पैसे में मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, परचेसिंग पावर ऑफ दिस 1 रुपी इज 75 विथ रिस्पेक्ट टू 1998, ये उसका मतलब है। ओके, तो purchasing power of that 1 rupee is 75 rupee in 1998, तो ये उसका मतलब होता है। ओके, समझ में आ रही है बात? तो बस इतना सफिशिएंट है तुम्हारे लेवल पे, बहुत हो गया। ओके, चलो अभी आते हैं थोड़ा अच्छा अच्छा स्मॉल पार्ट। क्या है देखो अपना स्मॉल पार्ट। ओके, लेट्स लुक एट दिस। आई थिंक आई शुड चेंज द पेज। यस, तो इस तरीके से सीखो, फायदा उठाओ कॉमर्स में होने का एक्चुअली। ओके, कि ब्रांच अच्छी है तुम्हारी, थोड़ा सा सीखो बट उससे। ओके, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अभी आते हैं एक्चुअल टॉपिक पे, सीपीआई कैलकुलेशन का मेथड। अब ये नॉर्मल है, अब इसमें कुछ नहीं भाई, तुम लोग फटाफट आंसर दे दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। सीपीआई कैलकुलेशन के 2 मेथड्स है। पहला आता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर एंड दूसरा आता है फैमिली बजट मेथड। ओके, इसको हम लोग वेटेड एग्रीगेटिव भी बोलते हैं। देखो समझोगे तुम लोग वेटेड एग्रीगेटिव क्यों बोलते हैं, तुम खुद ही बोलोगे। एंड इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड रिलेटिव। वेटेड रिलेटिव मेथड। अब देखो, I'll move to directly formula. You will tell me why this is called as weighted aggregative method. CPI is equal to summation P0 Q0 upon summation P1 Q0 into 100. What is this? Last person index number. What is this? Last person index number. And last person index number किसके अंदर आता है? Weighted aggregative method के अंदर ही आता है. Okay. So CPI is nothing but your last person index number. As per what? As per your weighted aggregate or aggregative expenditure method. Okay, aggregative expenditure basically क्यों बोला है? देखो सपोज मेरे सामने एक यस इसका भी एक्सप्लेनेशन बताती मैं तुम लोगों को। सपोज हम कुछ कमोडिटीज लेते हैं, हाँ, लेट्स से पेन, पेंसिल एंड नोटबुक्स, ये कमोडिटीज ली मैंने। ओके, और इसका बेस ईयर का प्राइसेस मैंने लिए 8, let's say 4 and let's say this is 10 and इसका क्वांटिटी कंजम्पशन लिया मैंने let's say 10, 5 and 15 और करंट ईयर की प्राइसेस लिए 10, let's say 7 and let's say your this oh yes, thanks for helping me, here it should be P1 and here it should be P0. Thanks for helping me. Then I took it this thing 12. तो क्या हो गया यहाँ पे? Yes, P1 Q0 बेसिकली एनालाइज कैसे करेंगे? देखो Q0 मतलब क्या है? बेस ईयर का क्वांटिटी कंजम्पशन। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 1997 एंड दिस इज लेट्स से योर 2005। तो 1997 के रिस्पेक्ट में मुझे सीपीआई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कंजम्पशन जो हुआ है मेरा
10, 5 एंड 15, या फिर थोड़े कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स लेते हैं 2004। हाँ, 2004 में मेरा क्वांटिटी कंजम्पशन हुआ है 10, 15 एंड 5 एंड प्राइस है 8, 4 एंड 10। तो अगर मैं 8 रुपीज की पेन 10 पेन परचेस कर रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, 8 रुपी के 10 पेन परचेस कर रही हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया पेन के लिए इन बेस ईयर, व्हाट आई एम सेइंग, फिर से एक बार, 2004 में मैंने 8 रुपए के लिए 10 पेन परचेस किए, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया इन बेस ईयर, 80 रुपीज का, 80 रुपीज का एक्सपेंडिचर। उसके बाद मैंने 4 रुपए के 5 पेंसिल परचेस किए इन बेस ईयर, मतलब इन 2004, मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 20 रुपीज का। अगेन मैंने 10 रुपए के 15 नोटबुक्स परचेस किए, मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया नोटबुक के लिए 150 का। तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर एग्रीगेटिव मतलब मैंने बताया था टोटल करना है हमें, ग्रॉस, ओके टोटल। तो 80 प्लस 20 प्लस 150, ये पूरा एक्सपेंडिचर हो गया मेरा कहाँ का, बेस ईयर का। अभी हमने क्या किया है करंट ईयर में, करंट ईयर को हमने ऐसे सोचा है कि भाई मैं सेम नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर करंट ईयर में परचेस करूंगी तो मुझे कितने देने पड़ेंगे पैसे, ये मेरा एनालिसिस है किस चीज का, P0, सॉरी ये नीचे लिखना चाहिए था, ये 80, 20 एंड 150 बेस ईयर का था अपना ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मेरा एनालिसिस क्या है, अगर मैं करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से सेम नंबर ऑफ क्वांटिटीज परचेस करूंगी तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, दैट विल बी माय P1Q0। P0Q0 क्या है, मैंने 10 पेन लिए 8 रुपए में, 5 नोटबुक 5 पेंसिल्स लिए 4 रुपए में, 15 नोटबुक लिए 10 रुपए में, ये हो गया मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब करंट ईयर में मैंने सेम नंबर ऑफ क्वांटिटीज परचेस की लेकिन करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से, तो मेरे कितना एक्सपेंडिचर हो गया, मेरा कितना एक्सपेंडिचर हो गया 10 into 10 100 है ना। 7 रुपए से 5 पेंसिल परचेस की 35, 12 रुपए से 15 नोटबुक परचेस की, कितना हो गया 180 हो गया, आई एम नॉट रॉन्ग, यस 180 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा, यस बेस ईयर के क्वांटिटी के हिसाब से मेरा करंट ईयर का कंजम्पशन और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर, टू बी मोर स्पेसिफिक, कंजम्पशन नहीं एक्सपेंडिचर, ओके, इनटू 100। तो कितना हो गया ये 100 and 180, 280, 280 and 35, how much is this, it is 12, sorry 11, 315, ये कितना हो गया 100 एंड ये हो गया 250 into 100, तो कितना आया फिर ये 5 5 5 6 5 3 630 upon 5, so which will give me 5 1 5 2 5, 126 is my CPI। समझ में आ रही है बात, ये होता है एक्सपेंडिचर। अभी देखो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन क्या तुम लोगों ने ये सोचा कि मैंने इसका एनालिसिस कैसे किया मैंने इसका एनालिसिस, मैंने 2004 में जितनी भी क्वांटिटीज थी वो क्वांटिटीज अगर मैंने करंट ईयर में परचेस की तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज माय एनालिसिस फॉर दिस न्यूमरेटर, that is my analysis for this numerator। समझ में आ रही है बात, okay, so this you should understand while learning mathematics in commerce, okay, okay। now आते हैं next method पे, which is my family budget method, okay, family budget method, I got some different color, okay। फैमिली बजट मेथड में क्या है, देखो फैमिली बजट मेथड, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, दो अलग अलग मेथड्स बनाने का वैसे कुछ इंटेंशन नहीं था। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम लोग पहले वाले मेथड से भी फाइंड आउट करोगे तो भी तुम्हें सेम आंसर मिलेगा, सेकंड वाले मेथड से भी फाइंड आउट करोगे तो भी तुम लोग को सेम आंसर मिलेगा। तो सेकंड वाले मेथड पे जाना क्यों है, बिकॉज कभी कभी हमारा गिवन डेटा जो रहता है ना, गिवन डेटा अलग फॉर्मेट में रहता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मेथड 2 के लिए जाना पड़ता है, ओके। सो यस, मेथड 2 के हिसाब से CPI is given by summation IW upon summation W, that is the way what
माई CPI इज गिवन, यहाँ पे इंटू 100 नहीं करना है, ऐसा क्यों? I'll tell you, I'll explain that thing, wait. Yes, CPI as per which method? Family budget method. तो CPI जो दिया हुआ है हमें, that is summation IW upon summation W. We don't multiply here by 100 because ये जो I होता है अपना, that I is known as price relative. This is known as price relative, okay? And जो W होता है वेट है। अब देखो हाँ कैसी बात है, पहले वाले मेथड में हम लोगों ने वेट क्या लिया था? Q0, दैट इज बेस ईयर का क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर। क्या होगा एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर? एक्सपेंडिचर मतलब क्या है बेसिकली, मेरा प्राइस कितना है और मैं उसके क्वांटिटीज कितने परचेस कर रही हूँ। जैसे कि पेन है, पेन का प्राइस कितना है, सपोज 10 रुपए का, उसके क्वांटिटीज कितने परचेस किए, मान के चलो 15, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, मुझे कितने पैसे देने पड़े दुकान वाले को? यस, 10 into 15, 150 रुपीज मुझे देने पड़े दुकान वाले को। तो एक्सपेंडिचर बेसिकली होता क्या है? प्राइस इन बेस ईयर इंटू क्वांटिटी इन बेस ईयर, बिकॉज आई एम टेकिंग एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर। ओके, सो अभी मैजिक क्या है देखो यहाँ पे, हाँ ये तो फॉर्मूला हो गया भाई, कोई बात नहीं। यस डेफिनेटली दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज। नाउ लेट्स चेक। देखो फॉर्मूला क्या है, समेशन आई का वैल्यू क्या है? प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100, दैट इज माई आई का वैल्यू, है ना, इंटू W। W क्या है मेरा? एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर, P0 Q0 अपॉन ये क्या है? समेशन W P0 Q0 अगेन, तो क्या मिला फिर हमें? P0 P0 कट, what I got summation P1 into Q0 into 100 into 100 वो समेशन के बाहर आ जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। P0 Q0 क्या मिला? फिर से लास्ट पेयर्स मिला, मतलब दोनों इंडेक्स नंबर्स मुझे सेम आंसर देंगे। सिर्फ होता क्या है, कभी कभी बेस ईयर का एक्सपेंडिचर मेरे पास रेडी रहता है, तो मुझे वो P0 into Q0 अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यूजुअली पीपल गो फॉर दिस वन, बिकॉज वेट मेरे पास डायरेक्टली ये वैल्यू दी रहती है मेरे पास, तो इसलिए पीपल गो फॉर दिस फॉर्मूला। एंड पहले वाले केस में हमें प्रॉपर दिया रहेगा अच्छे से प्यार से P0 P1 Q0। यहाँ पे क्या होता है, लोग तुम लोगों को सिर्फ प्राइसेस देते हैं करंट ईयर एंड बेस ईयर के, एंड वेट जो है वो सीधा एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में देते हैं। दैट इज व्हाई वी गो विथ फैमिली बजट मेथड समटाइम्स। ओके, सो दिस इज द वे we have analyzed everything. About solving the questions, it is very easy, very 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 easy, don't worry about it. Maybe कल के क्लास में ही हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो सकता है, maybe, I'm saying maybe. Okay, तो यस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे हिसाब से 5 मिनट का क्वेश्चन होगा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यस आई मीन जल्दी हो जाएगा। Yes, that comes under different case. That comes under your depreciation. Depreciation. Okay, that वो तुम लोगों को थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में थोड़ा और डिटेल में जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। That comes under depreciation वाला पार्ट। Depreciation जब परचेसिंग पावर मतलब उसको रिलेट करके फिर तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे वो, ठीक है। अभी मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। इतना डीप में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा अपना मैथ्स क्लास भी कॉमर्स क्लास बन जाएगा, मतलब पूरा अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स क्लास बन जाएगा। स्टिल ओके, ठीक है। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन शॉर्ट। जैसे मैंने सब चीजें शॉर्ट में पढ़ाई ना, वैसे मैं तुम लोगों को वो चीज भी ट्राई करूंगी शॉर्ट में पढ़ाने का, ठीक है। जस्ट वेट, पहले हम लोग इस पे फोकस करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बताती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मुझे तुम लोगों के बैच, पता नहीं तुम लोगों से मिली तो नहीं हूँ मैं, लेकिन तब भी मुझे तुम लोगों की बैच अच्छी लगती है कि भाई थोड़ा सोचते हो आगे जाके। गुड टू सी दैट। वेट, हाँ
ओके, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं 5.3 का। ओके, ग्रुप दिया है बेस ईयर। आई डायरेक्टली राइट P0 Q0। हाँ, करंट ईयर प्राइस P1, फूड, क्लोथिंग, yes, yes, what happened? Do you want to say something, or was that by yes, by mistake? इनको भी बात करनी है क्या? किसी को बात करनी है तो बोलो यस। अरे भाई, ठीक है, आई थिंक इट वाज बाय मिस्टेक। डाउट हो तो बोलो फिर से एक बार। हाँ, एक्चुअली वो अनम्यूट नहीं हो रहा है बेटा। इस कुछ डाउट है चैट बॉक्स में बोलो, पता नहीं समहाउ वर्क नहीं कर रहा है। कुछ है तो चैट बॉक्स में बोल दो। ओके, हाउस रेंट, P0 Q0 120 150 130 160 and 200, then 15 20 30 10 and 12. P1 is what? 170 190 180. ओके, ठीक है। सो क्या है अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, उसी को हम सीपीआई बोलते हैं। सो हाउ टू फाइंड इट आउट? सीपीआई इज इक्वल टू व्हाट? सीपीआई इज व्हाट? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। बोलोगे क्या मैम ये करते करते थक गए हम लोग, है ना। P1 Q0 फाइंड आउट करना है हमें, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यस, आई यूज कैल्सियम, थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास। 15 इंटू 170 2250, सॉरी 2550। ये कितना होता है? 19 2 जा 380 ना, आई मीन 38। कितना हो गया? 6600। ये कितना हो गया? 1800 2400। ओके, सो यस, मेंटेन दिस क्यूरियोसिटी। हाँ, अच्छे अच्छे डाउट्स पूछ रहे हो। मतलब सी, मुझे क्यों पसंद है? बिकॉज सी आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड मुझे भी थोड़ा बहुत ये चीजें जानने में अच्छा लगता है। सो तुम लोग अच्छे डाउट्स पूछोगे ना तो मैं भी स्टडी करूंगी थोड़ा उस पे, मुझे भी अच्छा लगेगा। जो भी आज समझ में आता है तुरंत वो बता दूंगी, जो नहीं समझ में आता है वो आई विल स्टडी ऑन इट। अच्छा लगेगा मुझे पढ़ाई करने के लिए इसमें। 17150 सीपीआई। और क्या चाहिए हमें? यस, P0 Q0 चाहिए। दिस इज व्हाट? समेशन P1 Q0। हाँ, P0 Q0 चाहिए, मतलब ये दोनों का 15 कितना होता है? ये 180। ये कितना हो गया? कितनी
ये जीरोस आएंगे भाई, सही है। 13 3 कितना हो गया, 1600, कितना हो गया 2400। अगर सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड पढ़ाना है तो यस आई एम रेडी विद दैट, बट अगर तुम लोगों को भी कुछ सीखना है, मुझे भी कुछ सिखाना है, तो यस हम लोग ऐसी पढ़ाई करेंगे ऑब्वियसली, जितने दिन तक मैं हूँ उतने दिन तक। 12700 तो फिर सीए फाउंडेशन में मिलेंगे ही। 17150, ये कितना आया, 12700 इंटू 100। इसमें कुछ डाउट है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट होना चाहिए अभी। अगर इसमें डाउट है तो फिर से चैप्टर करो भाई। क्या है P1Q0, P1Q0 के सारे मल्टीप्लाई किए, मैंने समझ में आया ना। P1Q0 ये दोनों मैंने क्या किए, मल्टीप्लाई किए। 15 इंटू 17 ये मिला, 20 इंटू ये मिला, ये इंटू ये। सो ये दो कॉलम्स मैंने मल्टीप्लाई किए एंड सबको ऐड किया। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मुझे, P0Q0 चाहिए। P0Q0 कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू कॉलम्स। 120 into 15, 150 into 20, 130 into 30, yeah, 160 into 60, sorry 10, yeah, 200 into 12, yeah. तो इसका सबका एडिशन I got 12700। कितना आता है ये कैलकुलेशन, यस यस डिवाइड करेंगे इसको, 17150 को I will divide 17150 divided by 127, कितना आता है ये, 135.04, 130.504। ओके ठीक है। यस अगर इंटरप्रिटेशन लिखना है तो लिख सकते हो। इंटरप्रिटेशन लिखना है तो कैसे लिखना है, यस, ए पर्सन earning ₹100 in base year will earn ₹135.04 in करंट ईयर। ये भी उसका हो सकता है, या फिर उसको और एक देखो, अभी ये तो अर्निंग पे बेस्ड नहीं है, एक्चुअली प्राइस पे बेस्ड है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कमोडिटी which can be brought or which can be bought, which can be bought for ₹100 in base year will be bought for ₹135.04 in current year। ओके अगर ये अपना नॉर्मल रहता, कुछ ऐसे सैलरी वगैरह का रहता, तो हम लोग कैसे लिखते थे, पर्सन हु इज हैविंग who is earning ₹100 in base year will earn 135.04 in current year। ओके सो ये सब चीजें है, आसान है, कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी। इन डिटेल थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वगैरह ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके इजी है। चलो सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।